Okay, so Namaskar everyone, good evening, and on behalf uh, of CI Young Indians, Jabalpur Incubation Center, RGPV, Technical University, Incubation Masters, CLGF, and Culture Incubation Center, a warm welcome to all our viewers जो हमारे साथ पिछले 12 दिनों से जुड़े हैं और एक अनप्रेसिडेंटेड और एक बहुत पॉजिटिव तरीके से स्टूडेंट्स का हम लोग को कंटिन्यूस फीडबैक और इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। आज की इस पाठशाला में हम जो विषय लेके आए हैं कि व्हाट इज द बिजनेस मॉडल, सिंपल स्टेप्स टू क्रिएट अ बिजनेस मॉडल फॉर योर स्टार्टअप्स। तो इस विषय को रखने के लिए हमारे बीच वी हैव वन ऑफ द वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड पॉलिश्ड seasoned professor for this pathshala, but he's a mentor for lot many people, Mr. Bhavesh Kothari ji, who is himself an entrepreneur, a mentor for a lot of startups and co-founder of Millennium Divas. Also, the actual host is Agranshu Dwivedi from Jabalpur Incubation Center. A warm welcome to thank Mr. you. Bhavesh sir and Agranshu ji and everyone जो हमारे स्टार्टअप पाठशाला को देख रहे हैं। एंड डेफिनेटली कल का एक बहुत एक्साइटिंग पाठशाला का डिस्कोर्स था, डायलॉग था हमारे, जहां हमने हमारे जो 7 स्मार्ट सिटीज हैं उनमें से जो स्मार्ट सिटी के जो इंक्यूबेशन सेल्स हैं, जो स्मार्ट सिटीज के सीईओज हैं, उनका हमने एक टॉक रखा, उनसे बात समझी और एजुकेशन को कैसे हम स्मार्ट सिटी के साथ जुड़ के बच्चों को एक पॉसिबल अपॉर्चुनिटी दें। बहुत सारी स्मार्ट सिटीज जैसे सागर ने और जबलपुर हैव डन वेरी एक्सेप्शनल वर्क, and also we got a message from the commissioner of UAD, so everyone is excited about this पाठशाला। तो लोकल अथॉरिटीज को भी इन्वॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ वो एक अच्छा बेटर रोड मैप बन सके। So over to Agranshu for this today's context, and then we bring in Bhavesh ji. डेफिनेटली सर। और हम आज जिस टॉपिक को हमारे अपकमिंग स्टार्टअप्स के लिए, जो हमारे वाना बी स्टार्टअप्स के लिए लेके आए हैं, डेफिनेटली अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो शायद भावेश जी और आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि बिजनेस मॉडल इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। और जिस तरह से एक बार जंग में जाने से पहले हम अपने हथियार जो है वो पूरे शार्पन करके उतरना चाहिए, उसी तरीके से हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल, आई होप कि आप भी इस चीज से एग्री होंगे कि एक अच्छा बिजनेस मॉडल तैयार हो, हमने उस पर कॉन्क्रीट तरीके से काम किया हो, और फिर उसके बाद जो है एक अच्छे स्टार्टअप के लिए, एक अच्छे बिजनेस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है एग्जीक्यूशन, उस पर जा सके। तो यही सारी चीजें कि किस तरह से हमें इस ब्लूप्रिंट को तैयार करना है, किस तरह से हमें सारी चीजों का ध्यान रखना है हमारे। तो भावेश जी के हम अब इसी चीज के लिए आज हमने उनके एक्सपीरियंस का लाभ जो है हमारे सारे व्यूअर्स को मिल सके, इसके लिए आज भावेश जी और अनुज सर हमारे साथ हैं। तो आई होप अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए भावेश जी आप पे ट्रांसफर करना चाहूंगा चीजें, कि हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको राइट फ्रॉम द बेसिक से वो सीख सके कि एक बिजनेस मॉडल क्या होता है, किस तरीके से एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करना चाहिए, अच्छे बिजनेस मॉडल के क्या रूल्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज आपसे जानना चाहेंगे हमारे स्टार्टअप्स के लिए। तो भावेश जी प्लीज, अब आप, इट्स ऑल योर्स, द प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। भावेश जी प्लीज। धन्यवाद, धन्यवाद अग्रांशु जी, अनुज जी, धन्यवाद बरखा। और सबसे पहले श्रोताओं को गुड इवनिंग, नमस्कार। Let me first take this opportunity to thank every one of you to joining in. Thank you CII Young Entrepreneur Jabalpur to invite me here. आशा करूंगा कि मैं इस 35-30 मिनट के जो हमारे एक वार्तालाप से, सेशन से आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो सके। मेरे जो एक्सपीरियंस है, जो कुछ मैं सीखा है मैंने और जो कुछ मैं सीख रहा हूँ, तो आई ऑलवेज से कि सीखना कभी बंद नहीं होता है, हम कभी सीखना बंद नहीं करते हैं। तो बस यही छोटी सी एक कोशिश है कि मैं जो कुछ सीखा हूँ, जितना कुछ सीखा हूँ, वो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ इस माध्यम से, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस मॉडल क्या है और आप अपना बिजनेस मॉडल कैसे बनाएं। बट उससे पहले मैं एक छोटा सा एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ।
अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई कमेंट्स है, तो प्लीज उसको बिलो आप डाल दीजिए. वी विल हैव अग्रांशु जी एंड अनु जी हु कुड हेल्प मी इन गेटिंग दोस क्वेश्चंस. और मैं कोशिश करूंगा मेरी जितनी क्षमता है उस हिसाब से मैं उसे आपके सामने उसका प्रश्नों का उत्तर दे सकूं. एज आई से कि वी ऑल आर इन अ लर्निंग जर्नी, राइट? तो शुरू करते हैं. व्हाट इज द बिजनेस मॉडल? तो ठीक है, तो हमारे जो विकिपीडिया बंधु हैं वो उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, राइट? तो बिजनेस मॉडल इज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स, डिलीवर्स एंड कैप्चर्स वैल्यू, राइट? सो इसका मतलब यह है कि जब हम बिजनेस बनाते हैं या हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो हम उसको किस तरह से हमारे जो प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है या हम जो वैल्यू क्रिएट करते हैं उसको हम किस तरह से हमारे कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के सामने पेश करते हैं, राइट? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो क्रिएट अ मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी. हम उससे ऑब्वियसली पैसे कमा कैसे सकते हैं, इन शॉर्ट, राइट? So it says how an organization can create, deliver, and capture value in economic, social, cultural, and other contexts. Right? The process of business model construction and modification is also called as business model innovation, and it actually forms a part of हमारे जो business strategy का एक हिस्सा बन जाती है. Right? तो अगर आप देखिए एक business model के जो पहलू हैं, जो aspects हैं, एक होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, राइट? जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं. दूसरा है आपके टीम के कोर कैपेबिलिटीज. सो फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग या सेल्स में एक्सपर्ट हैं तो वो आपके कोर कैपेबिलिटीज बन गए. अगर आप टेक्नोलॉजी में माहिर हैं तो आपके वो कोर कैपेबिलिटी बन गए, कोर कॉम्पिटेंसी बन गए. फिर आपके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपके जो कोर कॉम्पिटेंसी से आप उसको कैसे मार्केट में बेचते हैं और कैसे उससे हम रेवेन्यू बनाते हैं, राइट? सो देयर इज अ थर्ड एस्पेक्ट कॉल्ड रेवेन्यू. चौथा है हमारा टारगेट कस्टमर, राइट? अगर हम बेच रहे हैं तो कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए. तो हम जब बिजनेस मॉडल बनाते हैं हम उनको ये ध्यान में रखते हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, राइट? फिर हम जाते हैं, हम ढूंढते हैं कि हमारे पार्टनर नेटवर्क्स. तो कैसा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, राइट? अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क चाहिए, आपको उसके लिए बिजनेस पार्टनर्स चाहिए, राइट? सो यू क्रिएट दैट पार्टनर नेटवर्क. इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको मशीनरी एंड प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी. अगर आप ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ब्ला ब्ला, ऑल दोज थिंग्स की जरूरत पड़ती है, राइट? फिर आपके जो कोर कॉम्पिटेंसीज है उसकी और एक विशेषता जो है आपके प्रोडक्ट में उसकी जरूरत भी पड़ती है आपको. आपकी मैनेजमेंट टीम, राइट? आपका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं आप, वेयर यू हैव डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स, राइट? सो यू क्रिएट अ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. आपका मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, सेल्स है, ऑपरेशंस है, R&D है, राइट? सो ये सब आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें. वैल्यू कॉन्फ़िगरेशन, आप वैल्यू क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर कॉम्पिटिटर एंड वर्सेस यू, जो आपके कस्टमर्स को वैल्यू क्रिएट करता है. अगर इफ ही और ही शी इज बाइंग एनी प्रोडक्ट तो उसका वैल्यू क्या है, उससे लाभ होता है, राइट? आपके ऑपरेशनल कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन्स है, राइट? तो इन शॉर्ट अ बिजनेस मॉडल कंपासेस ऑफ सो मेनी हब्स एंड स्पोक. जैसे आपकी एक गाड़ी होती है, राइट? उसको चलाने के लिए उसको टायर्स लगते हैं, उसको इंजन लगता है, उसको स्टीयरिंग्स लगते हैं, राइट? उसके लिए काफी सारी चीजें लगती है. तो बिजनेस मॉडल इज कंप्राइजिंग ऑफ अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स सच एज दिस. ओके, हम दूसरे नेक्स्ट व्हाट वी कुड लुक एट इज. बिल्कुल सर, जैसा कि अभी सर ने जो चीजें डिस्कस करी और जैसा कि हम अभी देख सकते हैं स्लाइड पे सम अप किया है हमने, जब हमने लास्ट सेशंस में भी ये डिस्कस किया था, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया आपको मिलेगा एक अच्छे प्रॉब्लम के साथ. कि आप किसी एक अच्छे प्रॉब्लम को उठाते हैं जो प्रॉब्लम काफी जेन्युइन है और उसको सॉल्व करके हम जो है एक बहुत अच्छा एक समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं. और साथ ही साथ उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम किस तरह से फिर मटीरियलाइज करें कि वो एक अच्छा बिजनेस बन सके. और जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है डेफिनेटली ये सारी चीजें कवर अप करेगा कि हाउ आवर बिजनेस इज गोइंग टू मेक मनी, कस्टमर कैसे उससे बेनिफिट होने वाला है, किस तरह से हम कस्टमर्स को कुछ वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं. ये सारी चीजें जो है डेफिनेटली, और जैसा कि सर ने अभी हमें बताया कि
हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं इस बिजनेस मॉडल में, तो जिन पे हमको ध्यान रखना है। तो हम स्लाइड बाय स्लाइड भी आगे बढ़ते चलेंगे और सर से हमें कंटिन्यूसली वैल्यूएबल इनपुट्स मिल रहे हैं। हमारे कुछ क्वेश्चंस भी अभी हमें सामने आ रहे थे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा, आई होप यू वुड लव टू आंसर दिस क्वेश्चन। Yes. How much do need to think on business model? Because some people overthinks, so how much is enough? कितना सर हमें बिजनेस मॉडल को जो है तवज्जो देना चाहिए, ये चीज जो है वो जानना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर। हाउ मच इंपॉर्टेंस शुड वी गिव टू अ बिजनेस मॉडल? Wonderful. I think it's a brilliant question. Actually, आपका बिजनेस इटसेल्फ डिपेंड होगा आपके बिजनेस मॉडल पे ही, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली आप करना क्या चाहते हो। सो फॉर एग्जांपल एक मशहूर मेंटर हैं, एक एंटरप्रेन्योर है कॉल्ड साइमन सिनेक, राइट? तो उन्होंने एक गोल्डन सर्कल बनाया है। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉडल जो उन्होंने बनाया है, राइट? तो वो क्या कहते हैं कि जब आप कोई काम करते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके 3 प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। It starts with what, why and how, right? And then he says starts with why. तो पहले आप क्यों से स्टार्ट कीजिए कि आप क्यों करना चाहते हैं, राइट? तो उसी तरह आपके बिजनेस मॉडल की एक सबसे बड़ी नींव या एक बेस है, वो है कि आप क्यों ये करना चाहते हो। उसके बाद आप उस पे एक मॉडल क्रिएट करते हो कि अगर आप ये बेचोगे तो आपके कस्टमर्स को क्या वैल्यू मिलेगी, आपके कस्टमर्स क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, राइट? तो वो एक प्रश्न को सवाल का जवाब मिल जाता है आपको, राइट? उसके बाद आप कहते हो चलो अब मुझे ये वाई का जवाब मिल गया। अब उसके बाद हाउ, राइट? तो अगर इसको बेचूंगा तो मैं कैसे बेचूंगा, तो उसके क्या मॉडल्स होंगे। देयर आर अराउंड अप्रोक्सीमेटली मोर देन 35 to 40 टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स, ओके? तो उसमें से आप कौन सा चुनते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्नोलॉजी में हो तो आप यू विल चूज a model which can be a mixture of a franchisee and a partner engagements and creating partners. अगर आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो आप ई कॉमर्स एज अ मॉडल यूज करोगे, राइट? तो ऐसे काफी सारे बिजनेस मॉडल्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, बिकॉज उसी के बुनियाद पर आप आपके प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक लेके जा सकते हो, राइट? सो बिजनेस मॉडल बिकम्स द मोस्ट बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यही आपको आगे की रणनीति या स्ट्रैटेजी की आपको समझ देगा। और हमारे पूरे, जैसा कि एक सेइंग भी है सर इंग्लिश में कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर हम अच्छा प्लान करने में फेल हो गए तो हमने अपने फेल होने का प्लान बना लिया है। तो डेफिनेटली ये चीज इसमें ऐड ऑन करेगी कि अगर हमें अच्छा बिजनेस बनाना है, हमें एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है बिजनेस में, हमें अपने बिजनेस को दूर तक लेके जाना है, तो हमें उसकी प्लानिंग जो है, उसका बेस जो है बहुत मजबूत करके चलना पड़ेगा। Absolutely. तो अग्रांशु जी, इसमें मैं आपको और एक छोटा सा पहलू देना चाहता हूँ कि देखिए, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट, तो हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, राइट? मगर उस प्लानिंग के साथ हमें और एक चीज भी प्लान करना चाहिए, राइट? सो वन थिंग इज देयर आर दो पहलू हैं। एक तो कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी, राइट? दैट्स वन स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि भाई यू शुड नेवर हैव अ प्लान बी, बिकॉज द मोमेंट यू हैव अ प्लान बी, आपका प्लान ए इज नॉट सो फिक्स्ड, राइट? तो ये दोनों चीजों के बीच में आप झूलते हो, राइट? टू डू और नॉट टू डू, राइट? बट क्या होता है, जैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आपका जो आइडिया है, आप उसको प्रोटोटाइप लेवल पे लेके जाते हो, उसको कॉन्सेप्ट लेवल पे लेके जाते हो, फिर आप उसको मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बनाते हो, फिर उसके बाद आप उसको गो टू मार्केट टेस्टिंग करते हो, राइट? बट अगर आप इस दौरान देखें तो जहां तक अगर आप देखें, जो आइडिया हमने पहले सोचा हुआ होगा और जो 1 या 6 महीने या 1 साल बाद जो निखर के आता है, राइट, वो काफी अलग है। कई कबार तो ऐसा होता है कि जो हमने सोचा था और जो हम अभी आगे कर रहे हैं, इट्स टोटली डिफरेंट। जो हमने सोचा था उसका रेलेवेंस ही नहीं रहा है, क्योंकि क्या होता है कि वो इतना फ्लक्चुएटिंग, इतना वोलेटाइल होता है कि इट कीप्स रिफाइनिंग, इट कीप्स मैन्यूवरिंग एज द बिजनेस प्रोग्रेसेस। तो कई बार क्या होता है, हमारी टू मच ऑफ प्लानिंग आल्सो विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक।
सो मैं एक ये एनालॉजी देता हूँ, राइट? फॉर एग्जांपल अभी देखिए हम कोविड वगैरह में है, काफी सारी अनसर्टेनिटी है, राइट? तो हम सब क्या है, तो अभी फिलहाल तो आज मेरे ख्याल से लॉकडाउन अनलॉक लेवल 1 चालू हो गया है, राइट? बट हम अगर आप देखिए, आप 1 महीने पहले देखें तो हम क्या थे पता है? हम वो रेस में वो जॉकी थे और हमारा बिजनेस हमारा घोड़ा था, राइट? हम उस पे बैठे हुए हैं और वहां पे एक गन लेके एक आदमी खड़ा हुआ था, विच इज अनलॉक 1। तो जैसे ही वो गोली चलाता है तो हम हमारा घोड़ा लेके भाग रहे होते हैं, राइट? बट क्या होता है जब हम बैठे होते हैं वहां पे, जब हम वो बैरिकेड में बैठे हुए होते हैं, हम काफी सारी स्ट्रेटजी सोच रहे होते हैं, right? कि नहीं, मैं अभी जैसे ही अनलॉकिंग ओपन होगा, जैसे ही मार्केट ओपन होगा, हम जाके ये स्ट्रेटजी यूज करेंगे। बट दैट इज ऑल्सो गुड, टू बी प्रिपेयर्ड इज ऑल्सो गुड, बट एट द सेम टाइम you will have to maneuver your strategy as the race progresses। और ये कोविड की बात नहीं है, ये बिजनेस की एक पहलू है कि आपको मनोवरिटी, आपको एजिलिटी रखनी पड़ेगी। आपका जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा, जैसे प्रोग्रेस ग्रो होगा, आपको वो एजिलिटी रखनी पड़ेगी। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट एनी पैंडेमिक और एनीथिंग, राइट? तो आपको वो हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि इट कैन बी फ्लेक्सिबल, कि कल को अगर कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, कुछ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या फाइनेंशियल चैलेंजेस आ जाते हैं, तो हाउ कैन यू मेक श्योर दैट यू ओवरकम देम ऑन दैट। तो ये है बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई अ फाउंडर और अ सीईओ is very responsible to how to drive this within the organization। थोड़ा सा शायद नेटवर्क इशू, हाँ, हम थोड़ा सा नेटवर्क इशू अभी फेस कर रहे थे बीच में सर की साइड से, बट डेफिनेटली नाउ आई होप भावेश जी इट्स ऑल विजिबल नाउ एंड थिंग्स आर गोइंग गुड। और जैसा कि अभी सर ने डिस्कस किया, हम कुछ स्लाइड्स में भी, क्योंकि हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको लेके चल सकते हैं कि किस तरह से, जैसे सर ने डिस्कस किया कि हमें वैल्यू प्रपोजिशन, ये 9 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एक बिजनेस मॉडल के जो हम लेके चलते हैं। तो वैल्यू प्रोपोजिशन हो गया, कस्टमर सेगमेंट हो गया। वैल्यू प्रोपोजिशन, आई होप भावेश जी विल डेफिनेटली एग्री टू दिस। हम क्या वैल्यू डिलीवर करने जा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, हमारे कस्टमर का सेगमेंट क्या होने वाला है, कौन है जो हमारी सर्विसेज या हमारा प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम करने वाला है, किन चैनल्स से, चैनल्स वो सारे सोर्सेज होंगे जिससे हम उन तक पहुंचने वाले हैं, अपने टारगेटेड ऑडियंस तक, अपने टारगेट कस्टमर्स तक। कस्टमर्स रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कस्टमर्स के साथ किस तरह से लगातार जुड़े हुए हैं। अगर आपकी सर्विस कोई एक बार ले रहा है तो हमें उस तरह से डिलीवर करनी है, वो एक रिलेशनशिप ऐसा बन जाना चाहिए कि बार बार वो सर्विसेज के लिए आए हमारे पास और हम उनसे कंटिन्यूसली जो है हमारा बिजनेस ग्रो कर सके। रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो गया, की रिसोर्सेज हो गए, हम कौन से हो सकते हैं, की पार्टनर्स हमारे कौन होंगे जो हमारे बिजनेस में हेल्प आउट करेंगे, हमारी की एक्टिविटीज क्या होंगी, और कॉस्ट स्ट्रक्चर। आई होप ये शायद 9 कंपोनेंट्स ऐसे हैं सर जो डेफिनेटली एक अच्छे बिजनेस मॉडल को कवर करने के लिए सफिशिएंट है। भावेश सर, आई होप इस पर आप भी अपना, डेफिनेटली हम चाहेंगे कि भावेश सर की तरफ से भी इस पर अपने इनपुट्स मिले हमारे व्यूअर्स को, तो बहुत अच्छा रहेगा। सो अग्रांशु, जैसे आपने कहा ये जो 9 कंपोनेंट्स है जो बिजनेस मॉडल के, ये आपका जो बेस हो जाता है, इसी के बलबूते पे आप आपके बिजनेस की स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कस्टमर रिलेशनशिप, राइट? जैसे आपने कहा कि कस्टमर रिलेशनशिप बनाना एक बहुत अहमियत वाली चीज है, क्योंकि यही लोग हैं जो आपके ऑल्सो एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, राइट? और वर्ड ऑफ माउथ जो स्ट्रेटजी होती है वो बहुत ही इम्पेरेटिव स्ट्रेटजी हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आज मैं आपके समक्ष हूं तो आई एम श्योर मेरी जो वैल्यू है, जो मेरी लर्निंग्स है, वो किसी ने मुझे रेफर की होगी कि हाँ अगर आपको मेंटर चाहिए तो यू कुड टॉक टू भावेश कोठारिया एंड ही विल बी एबल टू एटलीस्ट हेल्प यू इन दैट, राइट? तो ये जो हमारे कस्टमर्स है ये हमारे ब्रांड कस्टोडियंस है, राइट? और इसके 2 पहलू हैं। एक तो होता है कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी, दूसरा होता है कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी, राइट? तो ये बिजनेस के ये 2 अलग और पहलू हैं कि आप आपके कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी को किस तरह कम करते हैं तो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हो जाता है, राइट? और दूसरा पहलू है कि आपका कस्टमर रिटेंशन जो है
कि अगर आपने कस्टमर एक्वायर कर लिया, अगर आप उसको रिटेन ही नहीं कर रहे हो, अगर वो कस्टमर बार बार आपके पास आ ही नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, राइट। तो इसमें दो अलग चीजें हैं। एक तो होता है आपका B2B। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हम आजकल ओला और उबर यूज करते हैं, बराबर है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई एक अच्छी सर्विस, एक कंपनी की अच्छी सर्विस लगी, तो हम हमेशा कहते हैं अरे ओला से उबर अच्छा है या उबर से ओला अच्छा है, उनके गाड़ियां ये है, उनके ड्राइवर्स काफी सहनशील हैं, वो अच्छा ड्राइव करते हैं, गाड़ियां काफी साफ सुथरी होती है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं और एट द सेम टाइम हम रेकमेंड करते हैं हमारे दोस्तों को, राइट, कि भाई आप ये ना यूज करें, आप ये यूज करिए। तो क्या होता है कि जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बहुत मायने रखता है, राइट। तो वहीं से आपका बिजनेस कितना स्ट्रांग है, उनको क्या वैल्यू मिली है, राइट, आपका क्या वैल्यू प्रोपोजिशन उनको समझ आया है। ये एक टेस्ट मॉडल है कि अगर आपको जानना है कि आपके कस्टमर्स आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या वो आपको रेकमेंड कर रहे हैं, क्या आपको रेफर कर रहे हैं, तो दिस इज वेयर यू हैव टू बी प्रोएक्टिव इन टर्म्स ऑफ इवन टॉकिंग टू योर कस्टमर्स। आपको आपके कस्टमर से जुड़े रहना चाहिए। जैसे अग्रांशु जी ने कहा कि अगर आप उनसे जुड़े नहीं हैं, आप उनसे वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कहीं कभार क्या होता है कि आपके कस्टमर्स ही आपको सोल्यूशंस देते सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, आपको सिर्फ बेचना ही नहीं उन्हें, आपको उनको आपकी फैमिली बनाना है, एक कम्युनिटी बनाना है, क्योंकि वहीं से आपको और काफी सारी आइडियाज आ सकती हैं आपके प्रोडक्ट स्केलिंग में, आपके मार्केट स्ट्रेटेजी में, कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है। क्योंकि यही तो लोग हैं जो आपको बताएंगे, जो आपका प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं। हम तो यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हैं, तो एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जो हमारे हिसाब से सही है, मगर क्या वो कस्टमर को मायने रखती है, क्या उनको वैल्यू बेनिफिट करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। बिल्कुल, जैसा सर ने डिस्कस किया, और हम कि बार बार हमें जिस व्यक्तियों को हमें बेचना है, जो हमारी सर्विस लेने जा रहे हैं, दे आर द पीपल, वही हमें बताएंगे कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, किस तरह से हम उसको अपने बिजनेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। और आई होप बिजनेस प्लान डेफिनेटली हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम जिसको बोलते हैं इट इज एन अपडेटिंग डॉक्यूमेंट सर। Yes. कि हमें कहीं कहीं बीच बीच में ऐसा हो सकता है कि डेफिनेटली हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते रहें, और वो चेंजेस हमेशा हमारे बिजनेस को एक राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए मोटिवेट करते रहेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। हम रिजिड होके जो है किसी तरह से बिजनेस नहीं कर सकते। चेंजिंग डिमांड्स के साथ जो बिजनेस मॉडल्स में चेंज करता जाता है, वो बिजनेसेस हमेशा फ्लरिश हो सकते हैं। आई होप हमेशा फ्लरिश होते रहते हैं ऐसे बिजनेसेस जिनमें डिमांड्स के हिसाब से हम हमेशा चेंज करते रहते हैं। हम कुछ और स्लाइड पर मूव सर, हम सर व्यूअर्स के, हाँ अग्रांशु जी, व्यूअर्स के इजीनेस के लिए अग्रांशु is running a PowerPoint presentation, so that becomes the whiteboard for the students. But sir, you have the flexibility to go around and take your own calls also, ताकि वो थोड़ा rigid भी नहीं रहे, और in the same time हम हमारा पोस्ट को भी थोड़ा कवर करें सर। Hope it is okay with you sir. परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। तो जैसे ये स्लाइड में एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है, राइट, हमारे लिए कि एक बिजनेस मॉडल्स किस किस तरह के हैं, बराबर है। तो चलो हम इसको, इस गुत्थी को सुलझाते हैं, ठीक है। तो पहला तो है एक मॉडल जो हम मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है, ठीक है, जहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर हमारे प्रोडक्ट्स बनाता है फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, और वो आइदर कस्टमर को डायरेक्टली सेल करता है, या फिर वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बनाता है, या उसको फिर ई-कॉमर्स पे बनाता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल एक ले लीजिए फोर्ड मोटर, राइट, 3M है, राइट, जो वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स बनाता है और कंज्यूमर्स को बेचता है। तो इसी तरह दूसरा जो मॉडल है वो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट्स एक मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं और हम उसको रीसेल कर देते हैं, राइट। तो उदाहरण के तौर पे ऑटो डीलरशिप, तो दैट्स अनदर ग्रेट वे ऑफ एग्जांपल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ऑफ अ बिजनेस मॉडल। फिर तीसरा है रिटेलर, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम रिटेलर बनते हैं और हम डायरेक्टली पब्लिक को सेल करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्ट्स किसी और डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से खरीदते हैं,
और हम उसको बेचते हैं। अमेजॉन है, टेस्को है, वॉलमार्ट है, हमारे डी मार्ट्स हैं, राइट। तो दिस आर ऑल द रिटेलर मॉडल। फिर एक अच्छा ग्रोथ मॉडल आई ऑलवेज टेल, जो कहता है फ्रेंचाइजी मॉडल है, राइट। जिसमें हम क्या करते हैं, हम हमारे जो बिजनेस के पहलू हैं, हम उनको एक ब्रांड एंगेजमेंट की तरह एक फ्रेंचाइजी बनाते हैं, राइट। तो उसके अच्छे खासे उदाहरण है। आई एम श्योर सबने मैकडोनल्ड्स या पिज्जा हट तो गए होंगे कभी ना कभी, राइट। हमने पिज्जा या मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाया होगा। तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल है, जहां पे हम एक मास्टर फ्रेंचाइजी अपॉइंट करते हैं एक स्पेसिफिक कंट्री में। तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल का और एक अच्छा पहलू है कि इफ यू आर लुकिंग एट ग्लोबल मार्केट्स, राइट, इफ यू आर इनटू रिटेल और इनटू टेक्नोलॉजी सर्विसेज, तो ओवरसीज मार्केट में अगर आपको एंट्री मारनी है तो दिस आर वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स आल्सो, या अपार्ट फ्रॉम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल एज वेल, राइट। तो एक वो होता है। फिर हमारा होता है दूसरा है जो ई कॉमर्स मॉडल है। यू हैव फ्लिपकार्ट है, ईबे है, राइट। तो ये एक दो अच्छे एग्जांपल्स हैं। उसमें एक अभी आजकल क्या है कि बिकॉज ऑफ सो मेनी सर्विस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, राइट। तो एक अच्छा ब्यूटीफुल मॉडल ये हो गया है कि फ्रीमियम मॉडल, फ्री, FREEMIUM। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम उसको एक बेसिक टेस्टिंग करवाते हैं कि भाई एक काम करो, अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करना है, राइट। तो सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, अभी हमारा जो जूम है, राइट। तो जूम ने क्या किया है, भैया आप हमारा फ्री 40 मिनट्स का सेशन ले लो, ठीक है। आप 40 मिनट्स फॉर 100 पीपल यू कैन यूटिलाइज। अगर आपको उससे ज्यादा लोग चाहिए तो आपको देन फिर उसका पेमेंट करना पड़ेगा, बराबर है। तो ये फ्रीमियम मॉडल हो गया, राइट। सो ऐसे फॉर एग्जांपल काफी सारे यूट्यूब है, जो हमारे यूट्यूब के फ्री प्लान्स है, राइट, जो एडवर्टाइजमेंट के साथ आते हैं। अगर हमको एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए तो फिर आप उसका प्रीमियम मॉडल ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन, राइट। तो ये एक दूसरा उदाहरण है सब्सक्रिप्शन मॉडल, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम सब्सक्राइब करते हैं। आई एम श्योर काफी लोगों ने नेटफ्लिक्स देखा होगा, राइट। तो आप सब्सक्राइब करते हैं सर्विसेज को, और आप जितना सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो हिसाब से लेते हैं, वो हिसाब से आप उसको चलाते हो। तो ये उसके अलावा और काफी सारे मॉडल्स अभी प्रख्यात हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीगेटर मॉडल, सबसे अच्छा उदाहरण ओला, एयरबीएनबी, उबर, ओयो, राइट। जहां पे हम क्या करते हैं, हम एग्रीगेट करते हैं। जो काफी सारे लोग जो सिमिलर बिजनेसेस कर रहे हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, राइट। और हम उसको कहते हैं कि भाई ये आपका अभी एग्रीगेशन हो गया। फिर आता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस, राइट। सो सिंपल एग्जांपल इज अलीबाबा, अमेजॉन। तो ऐसे सारे काफी सारे और भी मॉडल्स हैं, जो अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, आपका नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, क्राउड सोर्सिंग, कि जहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों से उसके सॉल्यूशंस मांगते हैं और उसके थ्रू आप उनको बेचते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल क्राउड सोर्सिंग में एक अच्छा विकिपीडिया, दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ विकिपीडिया, व्हिच इज where you are or people are contributing together, right? So ये सारे उदाहरण हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स जो काफी सारे अभी रेलेवेंट हैं और प्रख्यात हैं, आई वुड से, which are all predominant and very famous in the market. डेफिनेटली। और जैसा कि अभी सर हम डिस्कस कर रहे थे, फ्रीमियम मॉडल जो है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है, अगर मैं बोलूँ तो चलन में आ गया है, और इसका काफ़ी जो है क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह से है कि एक तरह से उसका लत लगा देना, हम कुछ टाइम के लिए उसको कंटिन्यूसली फ्री दिया जाता है, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग कंटिन्यूसली उसको यूज़ कर रहे हैं। वो आपकी सर्विस हो सकती है, वो प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कंटिन्यूसली उन तक पहुंच रहे हैं। हमने उसका काफ़ी समय तक उसको फ्री दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर सडनली जो है, जब उसके बाद लोगों का हमें लगने लगा कि एक अच्छा कस्टमर बेस बन रहा है, लोगों को हमारी चीज़ पसंद आ रही है, उसके बाद जो है देन उसको चार्जेबल कर दिया गया।
आई होप आप एग्री करेंगे, जियो का भी मॉडल कुछ इसी तरीके से था जब उन्होंने लॉन्च किया 4G। फर्स्ट Absolutely. 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन था, क्योंकि शायद लोगों को लगता कि मुझे इतना स्पीड का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो जो फर्स्ट 6 मंथ्स उनके लिए फ्री था। फर्स्ट 6 मंथ सभी ने अपना, जो लोग डबल सिम नहीं भी यूज़ करते थे उन्होंने भी उसको कोशिश किया कि हम वो ले सकें। उस 4G जो हमारे पास आया, जहाँ पे हमको हाई स्पीड इंटरनेट मिल रहा है मोबाइल पे, और उसका यूज़ किया। और डेफिनेटली आज की डेट में भी जब 6 मंथ्स बाद भी वो चार्जेबल हुआ, जब चीज़ें को चार्जेस बढ़े हैं, तो भी आई डोंट थिंक सो कि जियो कहीं से भी लॉस में गया, क्योंकि अब लोगों को एक लत लग चुका है। उनको रिक्वायरमेंट है कि हम जो है, हम 3G का और जो 2G का जो स्पीड्स हमें मिलता था, इंटरनेट हम जिस तरीके से यूज़ करते थे, उससे आगे बढ़ के जो है अब यूज़ करें। और उससे डेफिनेटली इंटरनेट यूज़र्स भी हमारे कंट्री में और ज़्यादा बढ़े हैं। लोगों को एक हम डेफिनेटली उनको इस चीज़ का श्रेय दे सकते हैं, इंटरनेट को भी तक पहुंचाने। और हाई स्पीड इंटरनेट जिस तरीके का आज हम देख रहे हैं कि हम आज जो हम लाइव पाठशाला कर रहे हैं, आज इससे इतने सारे लोग जुड़ पा रहे हैं, डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं जो 4G का हमारे यहाँ जो इंटरवेंशन हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। Absolutely. तो हेलो, हाँ हाँ शर्मांशु जी, मैं हूँ यहाँ पे हूँ। हाँ, बिल्कुल 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 भावेश सर। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे थे कि हमने किस तरह से, और भी हमने, जैसे आपने एक सर फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल पे भी हम चाहेंगे आपका, क्योंकि हमने अभी स्टार्टअप्स पे हमारे जो है, हमने फ्रेंचाइजी बेस पर उतना ज़्यादा अभी ध्यान नहीं दिया है। शायद ऐसा है कि हम इसको कहीं ना कहीं कन्वेंशनल बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। बट अगर मैं बात करूं स्टार्टअप्स की कम्युनिटी के लिए भी, तो किस तरह से फ्रेंचाइजी मॉडल जो है ये वर्क करेगा और किस तरह से वर्क करते हैं, इस पे थोड़ा सा और अगर हमारे व्यूअर्स को जानने मिल सके तो एक बहुत अच्छा होगा। सो बेसिकली फ्रेंचाइजी जो मॉडल है वो क्या करता है, वो आपके जो पेरेंट बिजनेस मॉडल है, जो आपका जो मेन बिजनेस मॉडल है, तो उसका आप किस तरह इस्तेमाल करते हो टू स्केल योर बिजनेस। आपके बिजनेस को आप कैसे बढ़ा रहे हो, ठीक है। और इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप एक आपका ब्रांड जो आइडेंटिटी है उसको आप ग्रो करते हो, एक उसका एक ये फायदा है। दूसरा है, आप जब फ्रेंचाइजी अपॉइंट करते हो, राइट, तो वो क्या करता है, वो आपका ब्रांड, आपके जो वेज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हैं, उसके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो जाते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड इस तरह दिखना चाहिए, ठीक है। आपके जो इंटीरियर्स हैं वो इस तरह दिखने चाहिए। आपके जो सर्विस, या अगर आप सर्विस में है फ्रेंचाइजी में, तो उसके जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं कि आपका ये सर्विस इस तरह आप डिलीवर करते हो, राइट। तो उसके सर्टेन प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स होते हैं जो फ्रेंचाइजर, तो देखिए ये दो वर्ड्स है, एक तो फ्रेंचाइजी जो कि लेता है और एक फ्रेंचाइजर जो देता है, राइट। तो इसमें कैसा होता है, इसमें रेवेन्यूज आपके दो तरह के होते हैं। एक तो है आपको रॉयल्टीज मिलती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 रुपए की चीज बेचता हूं, तो मुझे मेरे पेरेंट फ्रेंचाइजर को उसमें से 20-30% डिपेंडिंग ऑन जैसा आपका अग्रीमेंट है, एक वो होता है, ठीक है। तो वो आपको मिलता है। दूसरा होता है जो फ्रेंचाइजी फी होती है, राइट, कि अगर मुझे किसी की फ्रेंचाइजी लेनी है तो मुझे पहले एक बेसिक अमाउंट फी पे करनी पड़ती है टू यूज द ब्रांड। तो एक तो एक होता है अपफ्रंट, और इट कैन बी एनुअल होता है। दूसरा होता है जो आपको मंथली मिलता है आउट ऑफ द परसेंटेज कमीशन। कमीशन इज नॉट अ गुड वर्ड बट अ रॉयल्टी कह सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम जब बुक लिखते हैं तो क्या करते हैं, राइट, हमें रॉयल्टीज मिलती हैं उसकी। म्यूजिक फॉर एग्जांपल, म्यूजिक वर्क्स ऑन लॉट ऑफ रॉयल्टी स्पेसेस, राइट, कि अगर आपको किसी कोई म्यूजिक यूज करना है तो आपका उसका बेसिक परसेंटेज पे करना पड़ता है, राइट। तो ये एक अच्छा मॉडल है टू लुक एट इफ यू आर लुकिंग एट गोइंग मल्टी सिटी, मल्टी कंट्रीज, मल्टी लोकेशन एस्पेक्ट। इसमें मोस्टली मैंने देखा है कि ब्रिक एंड मोटार स्पेसेस में बहुत ज्यादा ये प्रभावित होते हैं, बट हैविंग सेड दैट सर्विस इंडस्ट्री में भी काफी सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। अब तो यहाँ तक कि है कि यू कैन टेक वर्चुअल फ्रेंचाइजीज
of your services as well, you know. So आप उसको कैसे मार्केट करते हो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आपको आपकी ब्रांड आइडेंटिटी, आपकी ब्रांड आईपी को प्रोटेक्ट करना है ताकि उसे कोई कॉपी ना कर सके, राइट। तो इसमें फ्रेंचाइजिंग का एक बहुत बड़ा पहलू है डॉक्यूमेंटेशन। योर डॉक्यूमेंटेशन, योर लीगल एग्रीमेंट्स जो आपके होते हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट होने चाहिए, ताकि क्या है आप आपके ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सको, आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोटेक्ट कर सको। बिल्कुल। और डेफिनेटली हम एक अच्छा फ्रेंचाइजी मॉडल, पहले एक अच्छे फ्रेंचाइजर बन सकते हैं जो सर्विसेज, अब जैसे कि हमने देखा, और इसलिए थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहा हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए कि किस तरह से, अगर मैं मुंबई गया हूँ, मैंने वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स में पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, और मुझे वहाँ पर ऐसा लगा कि यहाँ जो है मुझे जो सर्विसेज मिल रही थी, ये एक सर्विस का क्लास बहुत अच्छा है। यही चीज़ें जो है हमारे सिटी में, अब मैं हर बार तो दूसरे सिटी जा नहीं सकता हूँ, बट डेफिनेटली अगर कोई फ्रेंचाइजी मेरे प्लेस पे आ सकता है और फिर वो उसी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहा है, और जैसा सर ने कहा कि फ्रेंचाइजर्स ये इंश्योर करते हैं कि जो भी फ्रेंचाइजी ले रहा है, मतलब हमारी शॉप का जो रिपीटिंग मॉडल है वो किसी दूसरे सिटी में, स्टेट में कहीं लगा रहा है, तो वो वही स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे, जिसके कारण हमारा नाम हुआ है डेफिनेटली, जिससे हमें एक पब्लिसिटी मिला है और लोगों को जो है हमारी वो सर्विस या प्रोडक्ट अच्छा लगा है। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन था सर, और आई होप हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगा होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सर जो हमने अभी डिस्कस किया था, ई कॉमर्स मॉडल। अभी जो हमारा बडिंग, जो हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है, ई कॉमर्स कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा जो है अब चलन में आ गया है, और इवन हम जब वोकल फॉर लोकल की भी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी ई कॉमर्स का जो है एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो एक आपसे थोड़ा सा इसमें आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि एक वेबसाइट हो गया और एप्लीकेशन, तो कितना ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो हमारा ई कॉमर्स आगे बढ़ेगा, और क्या हर तरह के ई कॉमर्स के लिए एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस का या मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज ज़रूरी है, या वेबसाइट बेस्ड भी ई कॉमर्स जो है वो एक अच्छा स्टैंड कर सकते हैं मार्केट में? सो अग्रांशु जी, अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो चुकी है, राइट। सो अगर आप देखें हमारा जो मोबाइल पेनिट्रेशन है, यू नो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट you know mobile penetration per usage if you see in the world, right. So I'm sure हर एक के पास एक तो मोबाइल है, you know, on an average अगर आप देखा जाए तो, राइट। और अभी तो हम 2-2, 3-3 सिम कार्ड्स यूज करते हैं, तो पहले तो वो पॉसिबल नहीं था अगर आप 5-10 साल पीछे जाए, राइट। तो एक ये है। दूसरा क्या है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हम हमारे कंज्यूमर्स को कितनी आसानी से एंगेज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वेयर ई कॉमर्स ब्रॉट अ रेवोल्यूशन, एक कह सके हम, एक क्रांतिकारी बदलाव लेके आ चुका है, राइट। तो हम पहले इनिशियली क्या करते थे, अगर हमें कुछ खरीदना होता तो हम बाहर निकलते थे, हम स्टोर पे जाते थे, हम उसको देखते थे, फिर उसके बाद हम यहाँ से डिसाइड करते थे कि हमें क्या खरीदना है, राइट, और फिर हम वही स्टोर पे जाते थे, राइट। तो ई कॉमर्स ने क्या कर दिया है कि ये सारी चीजें एक जगह पर लाके रख दी है, राइट। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदनी है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाना पड़ता था, अगर आपको कपड़े खरीदने तो आपको कपड़े की दुकान में जाना पड़ता था, अगर आपको राशन खरीदना है तो आपको राशन की दुकान में जाना पड़ता था, बराबर है। बट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने क्या कर दिया है, ये सारी चीजों को एकत्रित करके एक ही जगह पे लाके रख दिए हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो गया है कि एक तो हमें जाना नहीं पड़ता है, बराबर है, और उसमें एक रेवोल्यूशन इंडिया में ऐसा हुआ है कि बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस एंड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कंज्यूमर माइंडसेट, राइट। तो अगर आप ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट्स देखिए तो उसका मॉडल वर्सेस इंडियन मॉडल में काफी सारा चेंजेस है, राइट। ग्लोबल ई कॉमर्स मॉडल्स नेवर हैड कैश ऑन डिलीवरी टू स्टार्ट विथ, ठीक है, बिकॉज वहां पे वो माइंडसेट अलग था। यहाँ पे ये कंजर्वेटिव माइंडसेट था कि फ्रॉड्स हो सकते हैं, मैं क्रेडिट कार्ड यूज करूंगा, यू नो। So what happened was another revolution that in the e-commerce market that happened, और ये मैं broad terms में बोल रहा हूँ, I am not getting deeper into it। ये तो हमारे COD मॉडल्स हो गए, तो आप ऑर्डर कीजिए,
आपको पैसे ऑनलाइन भरने की जरूरत नहीं है, आपके घर बैठे आपको प्रोडक्ट आ जाता है और आप उसके बाद कैश पे कीजिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा बदलाव आ गया, which was very significant if you look at India as a market, right? तो एक वो बदलाव आया। उसके बाद उसमें क्या है कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, तो यू सेव टाइम। अब आपको एक ही साथ सब स्टोर्स एक जगह पे मिल गए, बराबर है। तो इसमें कमिंग टू योर क्वेश्चन, हाउ इम्पोर्टेंट इज अ वेबसाइट एंड एन एप्लीकेशन, तो why is an application also important? Let me talk about that, because website obviously is important, you go online, right? But with data becoming the king now, तो पहले अगर आप देखिए मोबाइल फोन्स में हमारे जो कॉल चार्जेस थे वो बहुत हाई थे, राइट? हम 24 रुपए, 28 रुपए से, 24 रुपए से, 14 रुपए से, 12 रुपए से हम 1 रुपए 50 पैसे 1 पैसे तक आ गए। अब आप देखिए तो मोबाइल कॉल्स आर एब्सोल्युटली फ्री। अब क्या बिकता है? डेटा बिकता है, राइट? Which means data has become key. Now how do you access data is through net or data packs, right? So what has happened is consumer mindset has changed from desktops to laptops to now handheld devices. क्योंकि क्या है, उसमें आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वाईफाई कनेक्शन चाहिए, राइट? और यू हैव टू क्रिएट एन हॉटस्पॉट इफ यू हैव अ मोबाइल डेटा, राइट? बट कहीं ना कहीं आपको कुछ सहारा लेना पड़ता है, whereas a mobile itself has inbuilt data, because of your SIM card and the service provider, right? तो हमारा क्या हो गया है, हमारा वर्ल्ड जो है बहुत श्रिंक हो गया, राइट? जैसे हमारे बड़े बड़े जो स्क्रीन्स हुआ करते थे, उससे हम मिनी स्क्रीन्स पे आ गए और हम लिटरली अब पाम स्क्रीन्स पे आ गए हैं। अब तो वर्चुअल स्क्रीन भी आएंगे, ओके, एंड आ चुके हैं, इफ आई हैव टू से दैट, where you don't have any device, you just have a gadget and it can focus, put a focus and it can create a virtual screen, right? But we are now living in the screen, हम स्क्रीन में जी रहे हैं, right? तो उसी लिए it is imperative that you need to have application because of the access that you get, okay? Plus what happens is it has become the necessity, so you need to also have a website and an application. उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि हम काफी सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, काफी सारे हम डिलीट भी करते हैं, तो उसके मैट्राइजेस अलग है, वो एक वी कैन हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन दैट। बट कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है आज के डेट में। बट हैविंग सेड दैट, you should not say, oh, because I have an application, I have a value proposition, right? It has become a necessity. सब लोग एप्लीकेशन बना रहे थे, अगर आप 3-4 साल पहले देखें या 5 साल पहले देखें, राइट? सब मोबाइल एप्स बना रहे थे, मोबाइल एप्लीकेशन बिजनेस वाज इन अ बूम, राइट? विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग उसका यूटिलाइजेशन क्या है। So you also have to understand, if you are creating a mobile application, how it is adding value to your business and to your customers. उसी के बलबूते पे आपको एप्लीकेशन बनाना चाहिए, वरना आई वुड रेकमेंड डोंट क्रिएट एन एप्लीकेशन। डेफिनेटली। और जैसा कि सर ने कहा कि मोस्टली अब जो है हम हैंड हेल्ड डिवाइसेस पे आ गए। आज भी हमारे मोस्टली जो व्यूअर्स हैं, आई होप सभी मोबाइल फोन से ही लॉग इन करके, मतलब मैक्सिमम प्रोपोजिशन जो है वो मोबाइल फोन से ही होगा। तो हैंड हेल्ड डिवाइसेस के इतना ज़्यादा यूज में हो जाने के कारण जो है एप्लीकेशंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। और डेफिनेटली बिजनेसेस का, बट आई होप सर 90% बिजनेसेस जो हैं वो चाहे प्रोडक्ट सेलिंग में हो या फिर किसी तरह के सर्विसेज में हो, दे आर स्विचिंग टू मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि उससे बस एक ये हो जाता है कि हमारे यूजर्स तक पहुंचने का एक रास्ता जो है कहीं ना कहीं ईजी हो जाता है। और उससे एक और चीज़ है, जैसा आपने कहा कि हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस जो है वो कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं, वो डाउनलोड्स और उसके इंस्टॉलेशन से भी कहीं ना कहीं एक बहुत क्रिटिकल एनालिसिस हमें मिल सकता है। अगर लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स नहीं पसंद आ रहे हैं या हमारी सर्विसेज नहीं पसंद आ रही हैं, तो वो हमारा कहीं ना कहीं मोबाइल एप्लीकेशन जो है अनइंस्टॉल करेंगे। सारा डेटा जो है वो स्टोर होता चलता है और हमारे पास एक कॉन्क्रीट रिकॉर्ड्स रहते हैं कि कितने लोग जो है हमारी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को पसंद कर रहे हैं। सर एक और मैं इसका और एक बेनिफिट है। बिल्कुल हम आजकल मोबाइल हो गए, राइट? हम
एक्सेस कहीं भी कर सकते हैं। तो इसका ये और एक वैल्यू बेनिफिट है, you don't have to be in your office or at your home sitting in your on front of your laptop. आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं फ्रॉम होम टू ऑफिस जा रहे हैं and you're sitting in your cab or your car, you can have access to that particular platform and you can do transactions and engagements via mobile. So ये एक बहुत बड़ा वैल्यू बेनिफिट हो जाता है उसके लिए। डेफिनेटली। एक क्वेश्चन जो था सर, ये एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, बट इस पे हम आपके डेफिनेटली व्यूज चाहेंगे कि हाउ वी शुड प्लान अ बिजनेस मॉडल फॉर बूटस्ट्रैपिंग अ बिजनेस व्हिच इज अ लार्ज सम ऑफ इनिशियल स्टेज। जैसे ही स्टार्ट होता है, अब हमारे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी उन्होंने फंडिंग्स का भी एक बेसिक नॉलेज उन्हें मिल चुका है, तो जो है वो काफ़ी जल्दी इस चीज़ पे स्विच होने लगते हैं कि सर आपने बिजनेस मॉडल्स के बारे में इतना बात कर दिया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं वो जो है एक जनरल आइडिया लेना चाह रहे हैं कि क्या एक अच्छे बिजनेस मॉडल पर भी हमें जो है एक बूट स्ट्रैपिंग कर सकते हैं, आगे जाके खुद भी कहीं ना कहीं हमें एक फंड मिल सकता है। वो चीज़ थोड़ा सा है, चाहेंगे कि आप उस पर जरूर डेफिनेटली अपने व्यूज रखें। धन्यवाद अनुराग आपके प्रश्न के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एंड इट इज कैपिटल इंटेंसिव या उसके लिए काफी सारा फंड लगता है, राइट? तो it is advised not only by me but by lot many people, and it's a common business sense कि you don't create a product totally. आप पहले तो वो आइडिया को वैलिडेट कीजिए, नंबर 1। बिल्कुल। उसके बाद आइडिया वैलिडेट करने के बाद आप उसका एक प्रोटोटाइप बनाइए, which is a बेसिक वर्किंग मॉडल कि भैया ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो रिसोर्स है, which is one is money, right? Money is a big resource. तो आपका रिसोर्स होता है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है, जिसको मैं OUR कहता हूँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट? तो जैसे हम बूटस्ट्रैप करते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट? हम पहले मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जैसे ही हम जितने भी स्टार्टअप हैं या जो स्टार्ट करते हैं, तो वी आर राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट टू पियून है, बराबर है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम सब कुछ करते हैं, वेबसाइट भी बनाते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, एंगेजमेंट भी करते हैं, सेल्स भी करते हैं, राइट? So when you're bootstrapped, you understand that you can't go, all out in the market, right? So you take baby steps. आप छोटे-छोटे कदम लेते हैं, आप पहले उसको मार्केट टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप उसका फीडबैक लेते हैं, right? So what happens is it helps you to understand whether this particular business or this particular product works. क्या ये मार्केट में काम कर रहा है? उसके बाद आप क्या करते हो कि आपको अगर 100% श्योरिटी हो जाती है कि हाँ आपके पास 1, 2, 3 कस्टमर्स आ गए हैं जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपको यूज कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड अ यूज केस और अ टेस्ट केस। तो आप वो प्रोटोटाइप का टेस्ट केस ले लेते हो कि इसमें से कितने लोग खरीदेंगे जो आपका टारगेट मार्केट है, राइट? इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अलाइन योर टारगेट मार्केट ऑल्सो, कि अगर हमने सोचा था कि नहीं हमारा टारगेट मार्केट ये है, बट पता चला कि हम मार्केट में गए तो ये नहीं था, इसके आधे लोग हैं या इसके आधे जो है वो हमारे कंज्यूमर्स हैं, राइट? सो इट ऑल्सो हेल्प्स यू पाइवट, जो पिवट कहते हैं हम, इन द स्टार्टअप सेंस, राइट? हम उसको मनूवर करते हैं, उसको थोड़ा मोल्ड करते हैं, उसको घुमाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, राइट? एंड देन यू फील नाउ ओके, नाउ इफ दिस प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल, इट इज मेकिंग सेंस, देयर आर पीपल हु आर बायर्स, then what you do is you either start funding yourself in the first place, and I would say ki you should be bootstrapped. Why? Because it gives you confidence, it makes sure that you are putting 100% and 200% in what you are doing. There's another reason why I always say bootstrap businesses are much better. Unless you need money, that should be only for scaling. तो आप मार्केट में जाके फंडिंग लेते हो ना, 1 से लेके 10 के लिए नहीं लेना चाहिए आपको 10 से 1000 जाने के लिए, 10,000 जाने के लिए फंडिंग लेना चाहिए, राइट? सो यू शुड नेवर टेक मनी मोस्टली फॉर बिल्डिंग अ बिजनेस, यू शुड ऑलवेज टेक फंड्स फॉर स्केलिंग योर बिजनेस, राइट? और द मोमेंट यू हैव अ ब्रिलियंट मार्केट, द ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट प्रोडक्ट, आई एम श्योर इन्वेस्टर्स वुड आर लुकिंग एट यू, कि भाई मुझे मिलना चाहिए, राइट? We as investors are also waiting कि हमें कोई अच्छा प्रोडक्ट मिले, हमें कोई अच्छा स्टार्टअप मिले जो
जिससे हम खुद भी पैसे बना सके, राइट, हम खुद भी वैल्यू ऐड कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो कीप दिस इन माइंड, bootstrapping is the best way because you will be easy to fail. You will make sure that you make mistakes and you learn from your mistakes, and you probably grow so that you become confident ki now I know, right? uh, there are some businesses which needs money. That's a very different aspect, it can be maybe a deep technology business. It requires a lot of technological upgradation, and that's why you would need money. But for that also you will need to have a prototype, right? कुछ तो होना चाहिए कि दिखे मुझे कि भाई हाँ आप मुझे हवा नहीं बेच रहे हो, बराबर है, उसका भी कॉस्ट है बाय द वे, बट हाँ उसका भी प्राइस है मार्केट में, बट दिखना चाहिए कि भाई इसका वैल्यू बेनिफिट क्या होगा। तो एक प्रोटोटाइप होना अत्यावश्यक हो जाता है। बिल्कुल, जैसा कि हमने लास्ट भी उसमें देख चुके हैं, हमारे व्यूअर्स इस चीज को जानते हैं, और सर ने भी अभी एम्फसाइज किया कि आप सबसे पहले फोकस करें अपने बिजनेस को बूटस्ट्रैप करने का। जो आप कुछ पैसे कमा के आप उसमें लगा सकते हैं, अपने ही बिजनेस से पैसे निकालें। और डेफिनेटली पहला काम जो है वो तो है कि भाई आपने एक मॉडल डिजाइन कर लिया, उसका प्रोटोटाइप बनाएं, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, इस पर काफी डिस्कशन हो चुका है कि मिनिमम सेट ऑफ फीचर्स के साथ लोगों तक जाएं, उनसे जानें कि क्या वाकई में लोगों को हमारे इस प्रोडक्ट की सर्विस की नीड है, और कितना मतलब कितनी जेन्युइन नीड है लोगों तक, और लोग उसको यूज करना चाह रहे हैं, उस चीज को उस पर फोकस करें। और ये चीजें जब तक बूट स्ट्रैपिंग तक चलनी चाहिए, और कोशिश करें कि बूट स्ट्रैप रह सके। और फिर इसके बाद जब आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है MVP से अब आगे बढ़ रहा है, अब मुझे स्केलिंग की जरूरत है, जहां अब मैं बिजनेस को एक नए लेवल पे ले जा सकता हूं, बट उसके लिए जो मेरे पास अवेलेबल फंड्स हैं अगर वो हमारे इनफ नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर फंडिंग। सर ने बताया कि आप 1 to 10 नहीं, 10 to 1000 यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस लेवल का अगर आप स्केल अप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर फंडिंग। कुछ क्वेश्चन बार बार कुछ रिपीट हुए हैं, जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि what should be the approach for rural and agri based startups to engage as stakeholders on digital platform। शायद कंफ्यूज एक जो बज है वो यही है, क्योंकि अब रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पर भी काफी फोकस किया जा रहा है। तो जिस तरह से हमें बिजनेस मॉडल्स जो है हमने अर्बन एरियाज के लिए हैं, क्या हमें रूरल एरियाज में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्विच करना, चाहे वो एप्लीकेशंस हैं चाहे वेबसाइट्स हैं, इसमें हम किस तरह से इसमें एंगेज कर सकते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को, या जो कस्टमर्स जिनकी बात कर रहे हैं, और ये कितना जेन्युइन है इस समय में, हम सर इस क्वेश्चन को डेफिनेटली लेना चाहेंगे। स्वप्निल, थैंक यू सो मच। आपका प्रश्न है, मैं कोशिश करूंगा, बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, राइट, सो इट विल बी, मैं कोशिश करूंगा फिर भी, और मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर मैं आपके प्रश्नों का सही उत्तर ना दे सकूं। तो पहले तो आपको ये समझना है कि एक मिथ है, राइट, ट्राई सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ओके। तो ये एक तरह से एक कंफ्यूजिंग स्पेस है कि भाई हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आई वुड से टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक, एम आई सॉल्विंग द प्रॉब्लम और एम आई कॉम्प्लिकेटिंग द प्रॉब्लम? ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है, बिकॉज एग्री एंड रूरल इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम जो अर्बन स्पेस में है, राइट। अर्बन इज आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट एजुकेटेड, बट अर्बन के जो हैबिट्स हैं, उनके जो लाइफस्टाइल है वो काफी डिफरेंट है रूरल स्पेस के हिसाब से, राइट। उनके वी आर मोर टेक्नोलॉजिकली inclined than the rural spaces, and because that's how the demographics are, मतलब हम blame नहीं करें कि rural पिछड़ा है या नहीं है, right? It is how the technology clusters जो कहते हैं ना, dense populated to scarce populated जो होता है, right? That's how the spread of the ecosystem is. तो हमें वो हिसाब से ही मायने रखना है। इसमें one thing you need to be very sure कि instead of trying to solve a problem, can you make your consumer's life much more simpler? The moment you make it simpler, you're anyways going to solve the problem, right? So, for example, agri-tech में अगर if agri space में हम देखा जाए तो mostly farming हो गया, supply chain हो गया, logistics हो गया, right?
ये सारी चीजें मायने करती हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, राइट। मैं अभी जस्ट लास्ट वीक ही 2 दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था about how startups can solve one of the biggest problem is the logistics and supply chain of fruits and vegetables, right? Because 40 to 50%, 30 to 40% of this is perishable, जो है हमारे, it goes into waste, right? तो ये बहुत बड़ा opportunity है to solve, right? But it is a very complex space, right? Now इसमें आपका agri-tech आ गया, इसमें आप right from soil to crop protection to काफी सारे technologies वगैरह आ गए, right? One thing you need to understand is, will digitalization of your product or services help farmers, or is it complicating, right? Because already there are e-chopals हैं, काफी सारे platforms हैं which are solving agri tech. How do you improvise certain problems is more important. अदरवाइज क्या होगा कि आप एक तो उनको कंफ्यूज कर दोगे, उसके अलावा आपका बिजनेस मॉडल, बिकॉज टू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन, टू, इज देयर अ प्रोडक्ट ऑफरिंग दैट यू हैव एंड विल दे बी विलिंग टू पे, राइट? तो वो पे करने के लिए उनके पास, डू यू थिंक दे हैव द रिसोर्सेज एंड द बैंडविड्थ और द वेयरविथल टू पे दो फॉर दोस सर्विसेज, राइट? सो ये एक इट्स लाइक कैश 22. भाई अगर हम फार्मर्स को बेचना चाहते हैं लेकिन फार्मर अगर खरीद ही ना सके, राइट, तो फिर वो टेक्नोलॉजी किस काम की है, राइट? सो आर देयर एनी अदर ऑल्टरनेटिव्स? कैन यू एंगेज विद एग्री बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, राइट? तो ये एक आई वुड से इट्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. But yes, if you're able to solve a problem with the help of technology and make them, empower them, that's beautiful, right? For example, मैं एक incubation center में I was just doing a validation of one of the startups. So that startup actually has created a automated platform where you could be able to identify the level of manure and the level of water that needs to be going into into the fields, right? That's a brilliant technology because it ensures that you are optimally sending the water at the right time. उसको ऑटोमेट कर दिया आपने. आपको पता चला कि आपका फीडर है जहाँ पे वो आपका मैन्योर जा रहा है, या पेस्टिसाइड है, या जो भी एग्रीकल्चरल एनहांसर्स हैं, वो प्रॉपर मात्रा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, राइट? सो दैट्स अ ब्रिलियंट वे ऑफ ट्वीकिंग एज टू हाउ यू आर मेकिंग द लाइफ ऑफ द फार्मर सिंपल, कि आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि भैया अरे हाँ, ये टैंक में ये पानी कम हो गया है, राइट? सो आई हैव टू मेक श्योर दैट इट नीड्स वाटर टू बी प्लांट, सेंट टू द फील्ड्स एज वेल. सो यू विल नीड टू अंडरस्टैंड दैट. बिल्कुल. और डेफिनेटली हम, जैसा कि सर ने कहा, हमको इफ वी आर सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम, अगर हमारा प्रॉब्लम जेन्युइन है, हम अगर रूरल एरियाज की भी हम अगर बात करें तो एज सच काफ़ी वहाँ पर भी, अब मैंने कहा जैसे भी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंटरनेट जो है हमें कहीं ना कहीं अब काफ़ी उसका भी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे से हो रहा है, और हमें एक नए चेंज की तरफ भी लेके जाना पड़ेगा, डिजिटलाइजेशन की तरफ. वील हैव टू पुश थिंग्स टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, क्योंकि अगर हम डिजिटलाइजेशन की तरफ पुश कर रहे हैं तो उससे डेफिनेटली एफिशिएंसी इंप्रूव होगा. जैसे सर ने कहा कि अभी वन ऑफ द स्टार्टअप्स इज रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब, कि अगर हम अमाउंट ऑफ मैन्योर है, कितना वाटरिंग है, जो फील्ड्स में करना है, अगर इसको सेंसर बेस्ड चीज़ें हैं, वो उससे अगर कस्टमाइज हो रहा है, और फिर एक एप्लीकेशन के थ्रू वो एक सेंट्रलाइज सर्वर से कनेक्ट होके और फार्मर्स भी उसको एक एप्लीकेशन से एक्सेस कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा रास्ता सामने आ रहा है. तो डिजिटलाइजेशन का बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स होने वाले हैं. तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ अर्बन एरियाज तक ही हमें इसको सीमित रखना है. वंस वी आर टेकिंग इट टू द रूरल एरिया ऑल्सो, तो वहाँ से हमको एक पॉजिटिव इफेक्ट्स ही मिलने वाले. हाँ, जैसे कि एक उनका क्वेश्चन था कि क्या वहाँ पर भी ओला उबर का जो है हमारे रूरल एरियाज में अभी यूज़ हो सकता है, हम ऐसे ले जा सकते हैं. तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने शायद लास्ट के सेशंस में भी डिस्कस किया था कि, और सर ने भी कहा कि जिस तरह से कि हमें ये देखना होगा कि उसका रिक्वायरमेंट है कि नहीं है. अगर हमारे पास, क्योंकि अगर डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, ज़्यादा आबादी नहीं है, ज़्यादा दूरी नहीं तय करना है, लोगों को ज़्यादा दूर नहीं चल के जाना है, तो शायद उनके लिए इस तरह किसी एप्लीकेशन के थ्रू
एक ओला या उबर से अगर एक टैक्सी मंगाना जो है, और फिर पेइंग कैपेसिटी भी उनका कितना है, ये भी बहुत बड़ा डिपेंडेंसी है कि उसका उनको यूज भी नहीं है, और फिर अभी फिलहाल अगर उसका पेइंग कैपेसिटी भी उतना ज़्यादा नहीं है तो डेफिनेटली वो यूज़ नहीं करना चाहेंगे। पर हाँ, अगर वहाँ की रिक्वायरमेंट है इस तरीके के एक सेंसर बेस्ड किसी डिजिटलाइज्ड प्रोडक्ट की, जिससे उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है और उनका रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स डेफिनेटली रूरल के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स पे हमें फोकस करना होगा कि उनका जो है हम और सुगम बना सके लाइफ। आई होप सर यू मस्ट एग्री विथ दिस पॉइंट। Yes, absolutely. So we have almost reached we have almost reached to the 1 hour. हमने अब हम मैं चाह रहा हूँ शायद हम कुछ और कोई क्वेश्चन ऐसा हो। अग्रांशु जी, ठीक मैं बिल्कुल सर से पूछना चाहूंगा कि सर। हम बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स बनाते हैं और हम उसमें रिस्क को कितना कवर करना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड रिस्क है। क्या होता है कि एज अ स्टार्टअप हमारे पास फंड्स का भी एक लिमिटेशन होता है, रिसोर्सेज का लिमिटेशन होता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन जैसे एक क्लाइमेट या पैंडेमिक रिस्क आ गया, so, does a early stage startup student should also look at the natural forces or any unseen, unforeseen risk forces? और ऐसे में क्या कुछ इंश्योरेंस या कुछ ऐसी चीजों पे भी हमको एक उसके लिए एक बजट या उसका ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अभी कई इस पेंडेमिक की को देखें तो ये समझ में आता है कि कई लोगों ने जिन्होंने अपना एक सिंगल कस्टमर फोकस रखा, रिस्क मैनेजमेंट को नहीं ध्यान दिया, तो दे आर रियली वेरी वेरी मच स्ट्रगलिंग। तो बिकॉज यू हैव बीन अ मेंटर फॉर सो मेनी स्टार्टअप्स, लॉट ऑफ देम कम्स टू यू एंड आपसे पूछ रहे हैं कि क्या करें। कुछ लोग सक्सेसफुली बता रहे हैं कि हाँ सर, इस समय हमने इस तरीके से अपने आप को माइग्रेट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो पैंडेमिक और ये जो डिजास्टर को देखते हुए क्या आपका एक संदेश है या क्या आपका व्यू है सर? So I think Anuji, I would rather say कि मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा, to all of us, not to, कि as a business founder, right, as a business owner, as a CXO, एक तो है कि हम जब कोई बिजनेस क्रिएट करते हैं या एज अ स्टार्टअप वी आर बिल्डिंग अ बिजनेस, राइट, यस देयर विल बी रिस्क एंड देयर विल बी रिवॉर्ड्स। ये दो पहलू हैं, राइट। एक कॉइन के दो पहलू हैं। हमें सतर्क रहने की जरूरत है, सो व्हेन यू से व्हाट आर द रिस्क, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट द रिस्क, राइट। सो फॉर एग्जांपल, let's assume abhi oil prices, right, oil prices have literally crashed, right? So what has happened is there has been a positive side for a lot of businesses because the oil prices have crashed, right? But at some point in time there might be businesses which might be actually surviving on selling oils, right? So or let's assume the reverse happens कि अगर oil prices बढ़ गए, assume double हो गए, या it has reached to a peak, right? And if there are people, especially logistics companies है या जो भी companies है which are using fuel as one of the key components, so have you been able to forecast that, right? So that's why there are a lot of hedging platforms, where you hedge a lot of commodity hedges हैं जो, right? तो उसी तरह आपके बिजनेस में भी आपको hedges लाने पड़ेंगे, right? So for example ये पैंडेमिक जो हो गया, हमने किसी ने उसको कभी सोचा भी नहीं था 2019 में, जब हमने बाय 2019 किया था कि हम 2020 में हम इस दौर से जाएंगे, right? But the point is that can you really prepare yourself for a disaster? In a way, yes. But more important is after you're prepared, how do you maneuver out of it? It's also more important, right? तो आपकी agility उसके ऊपर है. So for example, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. This is what I have read in during my research. There is a manufacturer of raincoats and similar products, right? अब he was anyways preparing for the rains to come, but rains तो जून जुलाई में आने वाले थे, right? Jan Feb में तो he was still trying to work out, but he suddenly saw an opportunity that वो PPE kit बना सकता है, right? So what happened was he converted this particular problem into an opportunity whereby he said, let me see if I can maneuver my business and create PPE kits.
In fact, he has donated a lot of kits also, you know, to a lot of institutions. He saw this opportunity, want to do something good for the society, and also maybe in the same time said, okay, let me also make money out of it, you know, by exporting it to different markets. तो क्या हो गया, हमें रिस्क कब आएगा हमें पता नहीं है, you know, what might strike you, you might not be even aware of. Why? Because you have not been able to keep an eye on the market. But at some point of time, there are a lot of disasters which will not even let you know whether it's coming. How important is now to think, sit back and think, now what do I do? भाई अब ये रिस्क तो आ गया है, अब मैं करूं क्या? So these are the two aspects. One is to identify what risks are there, tangible, intangible, and second thing is what if something happens? Am I prepared? Right? So are there any risk mitigation strategies within the organization? Most of the time startups में ये बहुत कम देखा जाता है because you know you are still you know a floating molecule, right? So आप still flexible हो, so it becomes easy, you know, for you. But yes, you need to, you know, at least have some amount of risk strategies. You know, it can be कोई बड़ा कंपनी ने suddenly, you know, your competitor जो कभी competitor था नहीं, उसने suddenly ये एक option डाल दिया कि भाई अब, you know, I can add this one of the value services, और आप as a startup, your lifeline was itself that service, right? कभी कभार ये होता है ना, ये you know, हम काफी सारे services जो लाते हैं, कोई बड़ी large you know company with big pockets might just open up one link and say, okay, ये भी हम provide करते हैं. Now what will you do? Right? But having said that, there is always a market for any of the services. Right? Till the time human beings are on this world, you will always find a consumer. Right? How you find it is more important. I hope, Anuji, I have been able to answer your question. Exactly, sir. So not only my question, but a lot of students, क्योंकि बिजनेस मॉडल को जब आप बना रहे हैं तो मैंने सोचा एक वो रिस्क फैक्टर का एक जो कंपोनेंट है वो भी अब अपन को ऐड करना चाहिए, रिस्क ऑब्लिक इंश्योरेंस. So I really enjoyed every moment. More than a panelist, I was like a student listening all. So I was just typing in between, making some of my notes also. So over to you, Agranshu. I really thank you, sir, for giving such a great insight. And Agranshu, some more questions, or we should? Sir, I think we have covered almost questions that we have from our viewers also. और मुझे लगता है कि हमारे viewers को एक बहुत अच्छा insight मिला है किस तरह से different business models उनके सामने हो सकते हैं, उन्हें अपने business का किस तरह से model prepare करना है. और जैसा कि कॉमन मिथ है कि शायद अर्बन और रूरल के लिए अलग तरीके से होगा, तो वो भी सर ने क्लियर किया कि हमें सिर्फ नीड्स को देखते हुए और एक जेन्युइन प्रॉब्लम को देखते हुए हमें अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है और इसी तरह से आगे बढ़ना है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था जो अभी कवर हुआ आपके साइड से कि रिस्क फैक्टर भी जो हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाले हैं उसका भी एक बहुत अच्छा सर ने क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिया. आई होप वी कैन ये हमारे सेशन के लिए काफ़ी एक यूजफुल चीज़ें हो चुकी हैं. तो वी कैन, मैं अपने सभी व्यूअर्स से यही कहूँगा कि वो इसी तरह से स्टार्टअप पाठशाला से जुड़े रहें. हम लगातार हमारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री से भावेश सर जैसे मेंटोर्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यूसली लेकर आ सके और हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको स्टार्टअप से रिलेटेड अच्छा जानकारी मिल सके. और जो ये समय है काफ़ी, अभी भी हम कहीं ना कहीं अभी हम पोस्ट लॉकडाउन पर अभी चल ही रहे हैं. लोग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं, शायद अभी बहुत ज़्यादा मार्केट्स में भी अभी नहीं बज़ हो रहा है. तो कम से कम वो यहाँ पर इस टाइम को अच्छा यूटिलाइज करें, चीज़ों को अच्छे से समझें और उसके बाद जब हमारे पास एक अच्छा मौका होगा एग्जीक्यूशन करने का तो बिजनेस को उसके एक्चुअल फॉर्म में एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जा सकते. तो भावेश सर थैंक यू सो मच, अनुज सर आपको भी और हमारे सारे व्यूअर्स को थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. वी विल कम अप विद सम मोर इम्पोर्टेंट सेशन, सब ऐसे ही और यूजफुल सेशंस के साथ. क्विज के लेके जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, वी विल आल्सो मेक द क्विज लाइव वेरी सून एंड वी आल्सो अपील टू स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग अप विद योर वीडियो फीडबैक्स. ये एक बहुत अच्छा मौका है हम सभी को आपसे कनेक्ट होने का
और स्टार्टअप पाठशाला चाहता है कि वो आप अपने वीडियो कमेंट्स हमें 20 से 30 सेकंड के बना के दें। ईमेल आईडी यूट्यूब और फेसबुक के पेजेस में डाली जाएगी जिस पे आप भेज सकते हैं। ये पूरी पाठशाला आपके लिए है। ये ऐसा नहीं है कि व्हाट हम इसमें वी आर कॉलिंग वेरियस एक्सपर्ट्स एंड वी रियली थैंक देम फॉर द वे दे आर कमिंग अप एंड हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। It's a part of nation building. It's a great salute to all the teachers, mentors, and Jabalpur Incubation Center who has come up with this model. Because हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें आगे आने वाले समय में अगर भारत को जनरेशंस के लिए एक रिवैम्प करना है तो इस सारी पाठशाला का उद्देश्य आप युवा हैं। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम आपको जो गाइडेंस दे सकते हैं वो हम पॉसिबली दे रहे हैं, बट द फ्यूचर बिलोंग्स टू यू ऑल एंड वी आर वेरी श्योर कि जो जिस प्रकार का युवा हमारे साथ एंगेज है, जिस प्रकार के सवाल कंटिन्यूस आप लोग का ऑनलाइन आना, 1 घंटे देना, एक अलग सी ऊर्जा आ रही स्टार्टअप पाठशाला में और डेफिनेटली हमारे स्पीकर भी इस ऊर्जा को महसूस किए आज आके। थैंक यू सो मच सर। एंड अग्रांशु जी, वी हैव बीन मिसिंग सीके टुडे, ही इज ऑन ट्रैवल, बट डेफिनेटली वो आपके साथ जल्द आएंगे। थैंक यू सो मच सर। ऑल व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच everyone. सर।